नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संसद में आज मंगलवार को फिर से हंगामा हुआ। पहले संकेत थे कि आज कार्रवाई चलेगी, लेकिन सदन की कार्यवाही करीब 10 से 15 मिनट चली। उसके बाद विपक्षी सांसदों ने अडानी पर चर्चा कराने की मांग की। पिछले 3 दिनों से संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे थे। सरकार ने सोमवार देर रात कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों से बात इस संबंध में की थी और सदन चलाने का अनुरोध किया था। हालांकि विपक्ष ने आज मंगलवार सुबह 10 बजे अपनी रणनीति तय की और अडानी समूह के स्कैम की जांच को लेकर कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस दिए। इनमें कांग्रेसी सांसदों की संख्या ज्यादा है। हालांकि बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक हुई, जिसमें विपक्ष को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि अडानी मुद्दे पर 3 दिनों के व्यवधान के बाद संसद मंगलवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है, क्योंकि सरकार ने विपक्ष से संपर्क साधा है। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो ऐसा ही लगा कि आज मंगलवार को शांति रहेगी, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने अपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। ये सारे प्रस्ताव अडानी समूह को लेकर थे। जब दोनों सदनों में मना कर दिया गया तो शोर शराबा होने लगा। सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अडानी समूह के लिए आज का दिन राहत भरा दिख रहा है। अडानी ग्रुप के कुछ शेयर मंगलवार के कारोबार में 25% तक चढ़ गए। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर एक समय तो 25% उछलकर 1965.50 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। अडानी पोर्ट्स भी करीब 9.64% चढ़कर 598.70 रुपए तक पहुंच गया। अडानी विल्मर ने अपनी ऊपरी सर्किट सीमा 399.40, अडानी ट्रांसमिशन ने भी अपनी ऊपरी सर्किट सीमा 1324.75 रुपए को छू लिया। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट जारी करने के बाद 8 कारोबारी सत्रों के लिए हड़कंप मचाने के बाद अडानी समूह के शेयरों ने आज रिकवरी दिखाई है। एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध अडानी के 10 शेयरों में से केवल एक अडानी गैस को छोड़कर सभी शेयर तेजी में कारोबार कर रहे थे। बता दें, अडानी ने सोमवार को निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एक कदम के रूप में $1.1 अरब के शुरुआती ऋण चुकाने का ऐलान किया, जिसके बाद ये तेजी देखी गई है। बिगड़े सेंटीमेंट के बीच निवेशकों के भरोसे को जीतने के लिए अडानी समूह की कंपनियों के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर्स को छुड़ाने का फैसला किया। कंपनी के प्रमोटर्स $1.14 अरब यानी 9,100 करोड़ रुपए का भुगतान कर 3 कंपनियों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे कुछ शेयर को समय से पहले ही छुड़ाने का निर्णय लिया है। तुर्की में भूकंप का चौथा झटका लगा है। आज आए भूकंप की तीव्रता 5.5 थी। सोमवार को रात तक 3 झटके आए थे। अभी तक 4,300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत की ओर से मदद की पहली खेप रवाना कर दी गई है। दक्षिण पूर्वी तुर्की में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। हजारों घर तबाह हो गए हैं। पड़ोसी देश सीरिया में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। भारत समेत तमाम देशों ने तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राहत बचाव कार्य के लिए आगरा के आर्मी फील्ड हॉस्पिटल से 89 लोगों की मेडिकल टीम रवाना हो गई है। इस टीम में कई मेडिकल विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम घायलों का इलाज करेगी। इसके अलावा भारत ने राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी भेज दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुत्व विरोधी हूं, क्योंकि हिंदुत्व हत्या, हिंसा और भेदभाव के लिए है। कलबुर्गी में कांग्रेस के पूर्व विधायक बीआर पाटिल की किताब के विमोचन के दौरान सिद्धारमैया ने कहा, हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। कर्नाटक के पूर्व सीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस को राज्य में बेहतर स्थिति में माना जा रहा है। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हिंसा और भेदभाव का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, यह नहीं माना जा सकता है कि कॉलेजियम गौरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि या उनके आर्टिकल से अवगत नहीं था, जो बाद में सार्वजनिक रूप से डोमेन में आए हैं। कोर्ट ने कहा, उन्हें केवल एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों की पुष्टि नहीं की गई है।
बता दें, गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 वकीलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गौरी बीजेपी की नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महासचिव हैं। वकीलों ने कहा था कि विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम को हरा आतंक और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक जैसे बयान भी दिए थे। हालांकि बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत न्यायिक पक्ष पर कॉलेजियम को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हेट स्पीच के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मजहब के आधार पर नफरती अपराध की कोई गुंजाइश नहीं। नफरती बयानों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब सरकार हेट स्पीच को एक समस्या के रूप में स्वीकार करे। उसने कहा कि ऐसे नफरती अपराधों से अपने नागरिक को बचाना सरकार का सबसे जरूरी फर्ज है। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कल सोमवार को ये टिप्पणियां की। बेंच ने मामले की सुनवाई सोमवार को देर शाम तक की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि जब नफरती अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उससे एक ऐसा माहौल बनता है जो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ऐसे नफरती अपराधों को हमें हमारी जिंदगी से जड़ से खत्म करना होगा। नफरती भाषण पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया कि 4 जुलाई 2021 को अपराधियों के एक पेचकस गिरोह ने मजहब के नाम पर उसके साथ मारपीट की और बदसलूकी की। ये घटना तब हुई जब वो नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए एक कार में सवार हुए। इस मामले में बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से हेट स्पीच से जुड़े इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणियां की। अदालत ने कहा, इन दिनों नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर आम सहमति बन रही है, लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में मजहब के नाम पर ऐसे नफरती अपराधों की कोई गुंजाइश नहीं। अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स पुलिस के पास आकर कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी, मेरी दाढ़ी खींची गई और मजहब के नाम पर गाली दी गई और फिर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो ये एक समस्या है। पत्रकार राणा अयूब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें भेजे गए समन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 31 जनवरी को जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने अयूब की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनके खिलाफ अदालत के समन को चुनौती दी गई थी। बता दें, ईडी ने राणा अयूब पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अच्छे काम करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा जुटाया था उसे मनी लॉन्ड्रिंग करके महंगी चीजें खरीदने पर खर्च किया गया। इस मामले में राणा अयूब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में एफआईआर दर्ज की गई और गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें समन भेजा था। उन्होंने इसी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि कोर्ट ने अब याचिका को खारिज कर दिया है। पत्रकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया था कि गाजियाबाद कोर्ट को शिकायत पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता मुंबई की निवासी हैं और आरोप मुंबई में केटो नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड जुटाने से संबंधित है। जिस खाते में पैसा जमा किया जाता है वो भी नई मुंबई में है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और कप्तान रहे एरॉन फिंच ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें, इससे 1 साल पहले उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट को भी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद से माना जा रहा था कि वो टी20 क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। हालांकि वो आईपीएल और बीबीएल जैसी लीग में खेलते रहेंगे। बता दें कि फिंच ने साल 2021 के टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।